हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, ये बयान अमित शाह का है जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ बम ब्लास्ट करने वालों को ही आतंकी माना जाएगा? गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को पीट पीट कर मार डालने वाले क्या आतंकी नहीं हैं? गुजरात के दंगों में मुसलमानों को मार डालने वाले क्या आतंकी नहीं कहे जा सकते? दिन रात दलितों की हत्या करने वाले, उन्हें डराने धमकाने और आतंकित करने वाले क्या आतंकी नहीं हैं? और तो और चलती ट्रेन में मुसलमानों को चुन चुन कर गोलियों से भूनने वाला चेतन सिंह आतंकी नहीं तो क्या महंत है, साधु संत है? आतंक का मतलब क्या है? क्योंकि इस देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में दावा कर दिया है कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अमित शाह किस धर्म का पालन कर रहे हैं, संविधान के मूल्यों का या फिर हिंदुत्व का? क्या अमित शाह ये मानते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है? और अगर वो ऐसा मानते हैं तो फिर उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष भारत के मूल्यों के खिलाफ है। अमित शाह को बताना चाहिए कि श्रीलंका का लिट्टे किस धर्म का संगठन था और प्रभाकरण ने क्या किया था, उसके संगठन लिट्टे ने क्या किया था। क्या भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले लोग आतंकी नहीं कहलाएंगे? और अमित शाह ये क्यों नहीं बताते कि गोडसे कौन था? इस देश के गृहमंत्री को बताना चाहिए कि वो गोडसे को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को पूछना चाहिए था कि वो गोडसे को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी संसद में बैठे नेता प्रतिपक्ष अगर गोडसे को आतंकवादी मानते हैं तो गृहमंत्री को बताना चाहिए कि वो गोडसे को क्या मानते हैं। क्योंकि गोडसे की तारीफ करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को मोदी ने दिल से माफ नहीं करने की बात कही थी और अब 2008 के मालेगांव बम धमाके में सभी 7 आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो भाजपाई जश्न मना रहे हैं कि हिंदू आतंकी नहीं होता, भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। मगर 2014 के बाद हिंदुस्तान की सड़कों पर पीट पीट कर मारे गए मुसलमानों की हत्या चीख चीख कर ये कह रही है कि उन्हें इन्हीं भगवाधारियों ने मारा है, भगवा ओढ़कर गौरक्षा की आड़ में मारा है। और सवाल ये भी है कि भाजपाई बापू के हत्यारे गोडसे को आतंकी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस दिन वो गोडसे को आतंकी कह देंगे उसी दिन गोडसे की तारीफ करने वाले भी आतंकी कहे जाने लगेंगे। और इसका फैसला किसी अदालत में नहीं होगा, इसका फैसला भारत की अंतरात्मा करेगी। मगर अमृतकाल के भारत की सच्चाई ये है कि मोदी सहित हिंदुत्व के प्यादे गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं और गोडसे को भी पूजते हैं। ये गजब का दोहरापन है, क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान की शपथ लेकर अमित शाह कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ। सवाल ये है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में एक मस्जिद के पास विस्फोट हुआ था। बम एक मोटरसाइकिल पर रखा गया था और विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे, 95 घायल हुए। मगर 17 साल बाद भी इस केस का कोई दोषी नहीं है। किसी को पता नहीं कि ब्लास्ट किसने किया। क्या ये जांच की नाकामी है या सबूतों को कमजोर करने की साजिश? सवाल ये भी है कि गोडसे को पूजने वाली प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट में कैसे बरी हो गई, कैसे सारे सबूत कोर्ट में धराशायी हो गए और कैसे एटीएस की शुरुआती जांच को पलट दिया गया। मगर उसी पूर्व वकील का आरोप है कि एनआईए ने हिंदुत्ववादी आरोपियों के खिलाफ सॉफ्ट रवैया रखने को कहा था और जब वो नहीं झुकी उन्हें हटा दिया गया। तो एक एक करके मामले के अहम सबूतों को कोर्ट में धराशायी होने की कहानी सुनिए और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट की जांच करने वाले महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल LML फ्रीडम मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी और RDX लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने जम्मू कश्मीर से लाकर अपने घर में रखा था। आरोप यह भी था कि प्रज्ञा और पुरोहित अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे जिसने मुसलमानों से बदला लेने की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम देने के लिए फरीदाबाद, नासिक और भोपाल में मीटिंग हुई। मगर 2011 में मालेगांव ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 2018 में ट्रायल शुरू हुआ। कुल 323 गवाह थे, 10,800 पन्नों से अधिक के दस्तावेज थे, 400 से ज्यादा जब्त वस्तुएं थीं। मगर 31 जुलाई 2025 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कहा गया कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। उन्हें शक तो बहुत था मगर उनके पक्ष में सबूत नहीं थे, तो फिर शक कैसे हुआ? और इसी सबूतों की कमी ने प्रज्ञा ठाकुर सहित तमाम आरोपियों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। जबकि एटीएस का दावा था कि 2007-8 के बीच फरीदाबाद, नासिक और भोपाल में साजिश रची गई। इन बैठकों को साबित करने के लिए गवाहों के बयान, हाल के रजिस्टर और आरोपियों के ठहरने के रिकॉर्ड पेश किए गए। 2 प्रमुख आरोपियों के बयान आईपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए और सबूतों के तौर पर यह बहुत काम आता है। लेकिन एनआईए ने इन बयानों में गड़बड़झाला बताया और फिर से बयान दर्ज किया। एक गवाह ने कहा कि वो भोपाल की किसी बैठक में नहीं था और 2009 तक वो कभी भोपाल गया ही
यही नहीं, इसी तरह ट्रायल के दौरान 323 में से 40 गवाह मुकर गए, खासकर साजिश के मुद्दे पर। 2016 में 13 गवाहों के बयानों वाले दस्तावेजों की चोरी हो गई और इसने केस को एकदम कमजोर कर दिया। सवाल यह है कि एनआईए की जांच के दस्तावेज कैसे चोरी हो सकते हैं? आखिर वो कौन लोग थे जो दस्तावेज चुरा ले गए और एनआईए उनका पता नहीं लगा सका? बताइए, जो एनआईए अपने ही दस्तावेजों के चोरी होने का पता नहीं लगा सकता है, वो बम ब्लास्ट के आरोपियों का पता कैसे लगाएगा, दोषियों का पता कैसे लगाएगा? बाद में दूसरे गवाह भी पलट गए और अभियोजन पक्ष उनके मूल बयानों के साथ उन्हें चुनौती नहीं दे सका क्योंकि दस्तावेज चोरी हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाहों के बयानों ने अभियोजन पक्ष की दलीलों का समर्थन नहीं किया और अन्य गवाहों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। याद रखिए, गवाह एटीएस को दिए अपने पहले बयानों से पलटे और बाद में मामले की जांच एनआईए कर रही थी और शुरू में केस की जांच करने वाले एटीएस का दावा था कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी और यह केस का सबसे बड़ा सबूत था। फॉरेंसिक विश्लेषण से मोटरसाइकिल के इंजन नंबर को आंशिक रूप से बहाल किया गया जो प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर बताया गया था, मगर कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। यह साबित नहीं हो पाया कि आरडीएक्स मोटरसाइकिल के अंदर लगाया गया था। मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर भी मिटा दिया गया और इंजन नंबर अधूरा था, इसलिए अदालत के लिए इसे खारिज करना आसान हो गया और साबित नहीं हो पाया कि मोटरसाइकिल की मालकिन प्रज्ञा ठाकुर ही थी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि मालेगांव धमाके के बाद 15,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जिसने पथराव किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की जिसके कारण घटनास्थल को तुरंत बैरिकेड नहीं किया गया। इससे मौके से बरामद चीजों का फॉरेंसिक विश्लेषण खराब हो गया। कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक रिजल्ट 100% सटीक नहीं हो सकते। एटीएस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल भी नहीं लिए जो एक विशेषज्ञ की मौजूदगी के बावजूद जांच एजेंसी का फेलियर था। और प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया था कि उन्होंने मोटरसाइकिल धमाके से 2 साल पहले ही बेच दी थी और उनकी गिरफ्तारी फर्जी सबूतों पर आधारित थी। गुण से भक्त प्रज्ञा का कोर्ट में दावा था कि उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया लेकिन उन्हें आतंकवादी बनाया गया। मालेगांव केस में उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई और 140 करोड़ जनता ने जो सच देखा वो ये कि सन्यासी जीवन जीने वाली महिला भाजपा के टिकट पर सांसद बनी। अब बात आरडीएक्स की। एटीएस का आरोप था कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ जिसे कर्नल पुरोहित ने जम्मू कश्मीर में अपनी सेना की पोस्टिंग के दौरान हासिल किया था और फिर अपने घर में रखा, मगर कोर्ट ने कहा कि आरडीएक्स का सोर्स, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज का कोई सबूत नहीं है। फिर यह साबित ही नहीं हुआ कि पुरोहित आरडीएक्स लेकर आया और अपने घर में रखा, न ही यह साबित हुआ कि उन्होंने बम बनाया। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल को किसने और कब धमाके वाली जगह पर पार्क किया क्योंकि रमजान के कारण वो इलाका पहले से ही कॉर्डन किया हुआ था। सेना के 2 अधिकारियों ने गवाही दी कि तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक को एक आरोपी के घर पर संदिग्ध रूप से देखा गया था, यानी सबूत प्लांट करने की आशंका जताई गई। मामले की सुनवाई में एटीएस और एनआईए ने सुधाकर धर द्विवेदी के लैपटॉप से मिले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी सबूत के तौर पर पेश किया जिसमें कथित साजिश की बैठकों की बातचीत। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने कहा कि इन रिकॉर्डिंग्स की आवाज आरोपियों से मेल खाती थी, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि लैपटॉप को तुरंत सील नहीं किया गया और इसका हैश वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ जिससे छेड़छाड़ की संभावना थी। कोर्ट ने माना कि लैपटॉप को गिरफ्तारी के समय सील नहीं किया गया और ये 24 घंटे से अधिक समय तक जांच अधिकारियों के पास खुला रहा, इसलिए लैपटॉप के कंटेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के बीच इंटरसेप्टेड कॉल्स को साजिश का सबूत बताया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया संदेह से परे नहीं थी और सक्षम अधिकारी से इसकी अनुमति समय सीमा के भीतर नहीं ली गई। इसके चलते कोर्ट ने कॉल्स को भी सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया। एटीएस और एनआईए ने एक और दावा किया कि प्रज्ञा और पुरोहित द्वारा स्थापित अभिनव भारत ने धमाके की साजिश रची और इसके लिए पैसा जुटाया। कोर्ट ने कहा कि अजय रहिरकर और पुरोहित के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ कि इस धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि के लिए किया गया। कोर्ट ने कहा कि पुरोहित ने इस धन का उपयोग अपने घर के निर्माण और एलआईसी पॉलिसी के लिए किया था, न कि आतंकी गतिविधियों के लिए, और इस तरह अभिनव भारत के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। अब बात करते हैं कि इस केस में मकोका और यूएपीए कैसे फेल हुआ, क्योंकि एटीएस ने शुरू में कुछ आरोपियों के कबूलनामे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत दर्ज किए थे, लेकिन 2016 में एनआईए ने मकोका को हटा दिया। कहा गया कि इसे लागू करने में कमियां थी और ऐसा होते ही मकोका के तहत सारे कबूलनामे अमान्य हो गए।
गैर कानूनी गतिविधि यानी यूएपीए के तहत ली गई 2 अनुमतियां भी दोषपूर्ण थीं, क्योंकि उन्हें लागू करने के तरीके पर सवाल था। मगर इस केस में विशेष लोक अभियोजक रही रोहिणी सालेन ने कोर्ट के फैसले के बाद गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि 2015 में उन्होंने ही खुलासा किया था कि एनआईए ने उन पर हिंदुत्ववादी नेताओं के खिलाफ नरमी बरतने का दबाव डाला था। सालेन ने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद एक एनआईए अधिकारी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उसने फोन पर बात करने से इनकार किया और कहा कि मुझे नरम रवैया अपनाना चाहिए। उसी महीने कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्हें बताया गया कि हाई लेवल अधिकारियों की मर्जी है कि वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश न हो और उनकी जगह दूसरा वकील जाएगा। बाद में एनआईए ने अपने वकीलों के पैनल से उन्हें हटा दिया, बावजूद इसके कि गृह मंत्रालय ने उनकी बर्खास्तगी पर अंतिम फैसला नहीं लिया था। सालेन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी बर्खास्तगी का मामला अब कहां पर है। आखिरी बार सुना था कि यह सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। 2025 में जब कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया तो सालेन ने कहा कि उन्हें ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। उन्होंने दो टूक कहा कि यह तो होना ही था, अगर आप सही सबूत पेश नहीं करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं। सालेन ने कहा कि मैं 2017 से इस केस से बाहर थी, उससे पहले मैंने ढेर सारे सबूत पेश किए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सही भी ठहराया था, तो वे सबूत कहां गायब हो गए। सालेन का सवाल है कि एनआईए ने एटीएस के मूल सबूतों को झूठा करार दिया और गवाहों के बयान दोबारा दर्ज किए जो पहले धारा 164 के तहत दर्ज बयानों के उलट थे, और नए सबूत ही कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट का फैसला भी उसी आधार पर हुआ। सालेन ने इस फैसले पर निराशा जताने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अब ये आम बात हो गई है, बार बार ऐसा होने से हमारी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि सच सामने आए। तो सवाल यह है कि कौन नहीं चाहता कि सच सामने आए, आखिर ये किसकी नाकामी है। याद रखिए कि प्रज्ञा ठाकुर इस केस की सबसे चर्चित आरोपी थी और प्रज्ञा ने अपनी रिहाई को हिंदुत्व की जीत बताया। मजेदार यह है कि उनकी गिरफ्तारी 23 अक्टूबर 2008 को हुई थी और 2017 तक वो जमानत पर रही। 2019 में बीजेपी ने उन्हें भोपाल से सांसदी का टिकट दिया और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के मुकाबले उन्हें 3,64,000 वोटों से जीत मिली, लेकिन 2024 में उन्हें टिकट ही नहीं मिला। कहा गया कि प्रज्ञा के बयानों ने महामानव को नाराज कर दिया था। गोडसे को देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे की रावण और कंस से तुलना की थी और यह भी कहा था कि हेमंत करकरे की मृत्यु उनके श्राप से हो गया है। बाद में जब वो हर कार्यक्रम में गांधी के हत्यारे और इस देश के पहले आतंकी नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने लगी तो महामानव को दिक्कत होने लगी। सवाल यह है कि आज कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर के साथ एकजुटता दिखाने वाले लोगों का 2024 के चुनाव में उनसे दूरी बनाना क्या महज दिखावा था। बीजेपी नेताओं ने इस फैसले को सत्यमेव जयते बताया और कहा कि कोर्ट का यह फैसला भगवा आतंकवाद के जुमले को खारिज करता है। मालेगांव केस में कोर्ट ने माना कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी, आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लेकर आया या अभिनव भारत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। गवाहों का मुकरना, दस्तावेजों की चोरी, फॉरेंसिक जांच में लापरवाही और कानूनी खामियों ने इस केस को कमजोर कर दिया। मगर सवाल यह है कि क्या यह केवल जांच एजेंसियों की नाकामी थी या जानबूझकर सबूत कमजोर किए गए। आखिर मोदी सत्ता के पास रोहिणी सालेन के आरोपों का क्या जवाब है, उन्होंने एनआईए पर आरोप क्यों लगाया। विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है कि 6 मृतकों का हत्यारा कौन था। ओवैसी ने कहा कि 2016 में एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। मालेगांव केस के सभी आरोपियों का छूट जाना इस केस के पीड़ितों के लिए एक बड़ा झटका है। उनका सवाल है कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उनके अपनों का हत्यारा कौन है। यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो इस केस को देख रहा था, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। याद रखिए कि मुंबई ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था और कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी। मगर इस केस में देखना बाकी है कि महाराष्ट्र सरकार क्या निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी। द लेंस ने लिखा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एनआईए ने कोर्ट में यू टर्न लिया और आरोपियों के लिए जमानत का रास्ता साफ हुआ। पूरे 9 साल तक आरोपी जमानत पर रहे। फिर अचानक अप्रैल 2025 में एनआईए ने अपना स्टैंड बदला और आरोपियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की। ध्यान से सुनिए, साल 2025 के अप्रैल महीने में इसी एनआईए ने अपना स्टैंड बदला और आरोपियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की, मगर 3 महीने बाद ही सभी आरोपी बरी हो गए। अब सोचते रहिए कि इस देश की जांच एजेंसियां और सिस्टम कैसे काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं। और 2008 का मालेगांव बम विस्फोट केस अकेला ऐसा मामला नहीं है जो एनआईए की जांच पर सवाल खड़े करता है। 2007 का समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट केस भी ऐसा ही मामला था, जब स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी बरी हो गए थे। इन्हें 20 मार्च 2019 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था। कोर्ट
कोर्ट ने कहा था कि सबूतों की भारी कमी थी। ऐसा ही कुछ 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में भी हुआ है। बाकी आप लोग अंदाजा लगाते रहिए कि 3 महीना पहले जिसको फांसी देने की बात हो रही थी, अब वो बरी कैसे हो गया। अमृतकाल है, मुमकिन है योजना भी चल रही है, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।